Assalamu alaikum, Omar bhai. I hope things are going well. So let's start. Um, so this is the document that I provided you और उसके जो डिटेल रिजल्ट्स थे वो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया था. वो सारे के सारे मौजूद हैं इस लिंक के ऊपर जो कि गूगल डॉक्स का लिंक है. सो हमारा जो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू. जो पूरा जो EEP एंटरप्रेन्योरियल एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम था, उसका आइडिया ये था कि हम 14 लोगों को इनिशियली वी स्टार्टेड विद 15 to 25, लेकिन 14 जो थे वो जल्दी अवेलेबल हो गए. सो हमने उनका इंटरव्यूज़ किए और मकसद ये था कि जो T1 से T2 के ट्रांजिशन में जो चीज़ें चाहिए होती हैं हम उसको देखना चाह रहे थे. यानी इन अदर वर्ड्स एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें हम एक्सप्लोर कर रहे थे फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स हमें मालूम थे या हम जो फाइंड आउट करना चाहते थे, फॉर एग्जांपल कौन कौन से उनको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, और कुछ जो थे वो वी वर ओपन टू न्यू फैक्टर्स अगर कोई हमारी स्टडी के अंदर न्यू फैक्टर्स आते हैं. तो 14 लोगों को हमने इंटरव्यू किया और उसकी जो रिजल्ट्स थे वो आपको यहाँ पे वन बाय वन उसको विल गो थ्रू दैट. सो स्टार्टिंग विद इंटरव्यूज़, जिस तरह के बताया कि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू था. सो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मीन के हमारे पास ये ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मौजूद थे जो हमने डिसाइड किए थे, लेकिन जो बातों में से बात निकालना, सवालों में से सवाल निकालना, दैट वाज आल्सो प्रेजेंट, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा वी नॉट particularly focused on one single thing. हम पूरी पिक्चर को देखने की कोशिश कर रहे थे. तो जो भी रिजल्ट्स आए, बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हुआ बेसिकली. तो जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको डिफरेंट रिजल्ट्स के अंदर डिवाइड किया और उनको इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिए जो कि दूसरी फाइल में भी है. सो एक चीज़ हमें पता लगी अबाउट करियर लिमिटेशंस, मोटिवेशनल माइंडसेट क्या होता है लोगों का जो कि टीयर 2 में मूव करते हैं या मूव करने का सोचते हैं. फिर टीयर 2 के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं. एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टीयर 2 चैलेंजेस जब वो टीयर 2 में मूव कर जाते हैं फिर उनको क्या स्पेसिफिकली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और लास्ट में लोगों को क्या लगता है कि जो टीयर 2 में चले गए उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं. So let's start with the career limitation. तो this will be appropriate for a lot of people जो कि tier 1s हैं और they fail to realize कि वो जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे उनके स्किल्स बढ़ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, उनकी सैलरी बढ़ रही है. लेकिन what they don't realize is कि ओवर टाइम क्या होता है कि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं. सो जितने लोग भी टीयर 2s में गए हैं सबसे पहले उनका एक ये उनके उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि रिफ्लेक्ट करते हैं अपने करियर के ऊपर व्हाट दे डूइंग, एंड दे रियलाइज़ कि ओके जैसे 15 साल के बाद या 15 ईयर्स ऑफ वेयर आई एम वर्किंग, उसके बाद इफ़ आई वांट टू स्विच देयर वोंट बी मच जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. और दूसरा दे ऑल्सो रियलाइज अनदर थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेक्निकल साइड पे जाके मैनेजमेंट में चला जाऊंगा, मैं किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर लग जाऊंगा या कुछ और हो जाऊंगा, लेकिन स्टिल मेरी जो इनपुट होगी विल नेवर बी इक्वल टू द आउटपुट. तो ये आप कह सकते हैं कि ये वो सोच है उनके पीछे जो ड्राइव करती है, मोटिवेट करती है उनको कुछ करने के लिए कि यार ये अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं इस तरीके से चलेगी. सो ये वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं या ये जो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से लोग मोटिवेट होते हैं कि अच्छा अब हमने कुछ करना है. अच्छा, जब वो ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं तब वो क्या करते हैं, तब उनको ये चीज़ उनके अंदर पकना शुरू हो जाती है, बॉयल होना शुरू हो जाती है फॉर सम टाइम, और फिर दे कम टू 4 ऑप्शंस कि यार मैं 4 चीज़ें कर सकता हूँ. क्या? या तो ये है कि मैं इसी को एक्सेप्ट करूं और ये यहीं पे काम चलाता जाऊं. नंबर 2, मैं ऐसा करता हूँ मैं जॉब करता रहता हूँ और मैं कुछ साथ साथ फ्रीलांस काम कर लेता हूँ. तीसरा, अच्छा मैं लेट मी ट्राई टू गो अब्रॉड. और लास्ट में ये है कि अच्छा मैं ना कोई अपना काम स्टार्ट करने की, कोई स्टार्टअप करने की कोशिश करता हूँ. यूजुअली जो लोग होते हैं वो ये चारों ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं इनिशियली,
और फिर इसको फिल्टर आउट करते हैं। कुछ लोगों के लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, देर माइट बी टू मच रिस्क इन्वॉल्व, या दे हैव टू मेनी डिपेंडेंट्स relying on them, so they may go for freelancing, and every one of them has their own pros and cons. तो जो इंडिविजुअल ने जो भी डिसीजन लेना है वो उसकी सिचुएशन के लिहाज से होगा। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन talk about, train on as well. We talk about different pros and cons. For example, freelance के लोग कहते हैं कि आप ये शॉर्ट टर्म मॉडल है, क्योंकि अगर आप जॉब के साथ फ्रीलांस कर रहे हैं तो यू विल बी वर्किंग फॉर अराउंड 14 आवर्स 12 आवर्स अ डे, बड़ा सिंपल है। एंड अगर आप मैरिड हो, स्पेसिफिकली इफ़ यू लिव विद योर फैमिली, तो विद इन 6 मंथ्स आपकी फैमिली लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और मैक्सिमम 1 ईयर तक जो है, जो लोगों ने रिपोर्ट किया है, वो आपके प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। एंड देन यू रियलाइज़ कि अच्छा पैसे बन रहे हैं बट इसमें हम ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। और उसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये कि फ्रीलांस के अंदर भी लोगों को लिमिटेशन लगी है कि देयर इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन, इसके अंदर कैप्ड ग्रोथ है, अनकैप्ड ग्रोथ नहीं है। और कंटिन्यू अगर एम्प्लॉयमेंट करेंगे ऑब्वियसली उसके अंदर भी रिस्क है, दे कैन गेट फायर्ड एनी टाइम, या वो 10 साल बाद 11 साल बाद अगर इफ दे गेट फायर्ड उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी। ट्रैवलिंग अब्रॉड कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम, लेकिन इसके अंदर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड इनिशियली इफ़ यू वांट टू मूव अब्रॉड लीगली अगर लीगली देखा जाए। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पीपल डोंट कंसिडर वाइल मूविंग अब्रॉड। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उनको इन टर्म्स ऑफ मनी यू कैन कंपेयर कि मैं इतने पैसे इधर कमा रहा हूँ, उधर पैसे उतने कमाऊँगा, बट दे डोंट कंसिडर जो वहाँ की लिविंग कॉस्ट है, जो वहाँ पे टैक्सेशन है, थिंग्स लाइक दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोशल चीज़ें हैं, लेट्स से कि उनका फैमिली से दूर रहना, या उनके बच्चों का वहाँ पे ब्रॉटअप होना, या बच्चों को फैमिली का प्यार ना मिलना, थिंग्स लाइक दैट। So these sort of things that it cannot be compared in terms of, you can't put a value on it basically. और लास्ट चीज़ ये है कि वेंचरिंग इनटू देयर ओन स्टार्टअप, दिस इज समथिंग दे कैन डू एज वेल, लेकिन अगेन इसके अंदर ये है कि इट माई नॉट बी फॉर एवरीवन, कंसिडरिंग कि कौन बंदा कौन सी सिचुएशन के अंदर है। अगर एक बंदा है, उसके फैमिली मेम्बर्स 6 डिपेंडेंट हैं, एंड उन्होंने अपनी वालदा का भी खर्चा उठाना है, वालदैन का भी, बच्चों का भी खर्चा उठाना है, एवरीवन स्कूल की फ़ी देनी है, सो दे विल बी मोर रिलक्टेंट टू टेक दिस स्टेप, unless of course there are few characteristics that we are going to discuss further. So these are 4 different options that people think, और उसकी बैकग्राउंड यही है कि वो देखते हैं कि यार इधर काम नहीं बनना, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ना है, तो ये इनके पास 4 ऑप्शंस आती हैं। अच्छा, जब ये 4 ऑप्शंस आती हैं, अच्छा अब नेक्स्ट ये है कि टीयर 2 जब वो सोचते हैं स्पेसिफिकली एलाइड के मॉडल के अंदर टीयर 2 के बारे में, तो टीयर 2 में एक मिसकंसेप्शन ये है, देयर आर 3 टोटल मिसकंसेप्शंस। एक तो ये है कि एवरीबॉडी वर्किंग एट एलाइड, दैट इज रिपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंटरव्यूईज, everybody working in tier 1 wants to move to tier 2, ठीक है, and they are in touch with their seniors and they are working towards it. अब टीयर 2 में जो मूव करना चाहते हैं, जो लोग नहीं मूव करना चाहते उसकी क्या रीज़न है, जो कि बहुत कम, स्पेसिफिकली देखा जाए एलाइड के अंदर बहुत कम लोग हैं, आउटसाइडर्स के अंदर में भी ज़्यादा हों, लेकिन एलाइड के अंदर बहुत कम लोग हैं। ये जो है पॉइंट नंबर 2, ये अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जो कि न्यू कमर्स हैं, या जो somebody is convincing them to joining allied, या उन्होंने नया ज्वाइन किया है, मतलब उनको फर्स्ट 6 मंथ्स हुए हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये होती है कि दे हैव डाउट्स अबाउट द टीयर 2 मॉडल, एंड स्पेसिफिकली सेइंग के दे हैव ट्रस्ट इश्यूज, उनको लगता है कि ये जो ना कोई काम ख़राब है, ये जो है ना दे नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद अस, इसके पीछे देयर इज़ अ कैच बिहाइंड इट। एक ये इसके ऊपर मिसकंसेप्शन है। दूसरा ये है कि जॉब सिक्योरिटी, इल्यूजन्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी लिखा हुआ है कि पीपल थिंक कि अगर टीयर 2 में मूव करेंगे तो सैलरी हाथ से जाना पड़ेगा। हालांकि
स्पेसिफिकली देखा जाए तो अलाइड का जो मॉडल है वो बड़ा स्मूथ है इन ट्रांजिशनिंग इनटू द टीयर 2। लेकिन सम पीपल माइट थिंक कि वही जो हम माइनॉरिटी। ओके, सो अगर जॉब सिक्योरिटी का देखा जाए तो specifically, so they think that job is more secure than starting their own venture। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है जो कि वो कंसिडर नहीं करते कि जॉब जो होती है वो परमानेंट नहीं होती एंड एक्चुअली दे कैन गेट फायर्ड एनी टाइम। तो देयर इज एन इल्यूजन कि दे हैव दैट सिक्योरिटी और मेरी जॉब चलती रहेगी, विच इज़ नॉट ट्रू। एंड लास्ट में रिस्क परसेप्शन, रिस्क भी है ऑब्वियसली, देर आर प्रोज एंड कॉन्स अबाउट इट। लेकिन हमें जो एनालिसिस ये बताता है कि जिन लोगों के अंदर जितनी कम उनके पास डिपेंडेंट्स होते हैं फैमिली के, दे आर मोर लाइकली टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। सो अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल सिर्फ अपने वाइफ को देखना है या उनकी जो डिपेंडेंट है उनकी वाइफ है या एक छोटा बच्चा है, सो दे माइट बी मोर मोटिवेटेड टू टेक अ स्टेप देन एज इन कंपैरिजन टू अगर एक शख्स है जिसके 6-7 डिपेंडेंट्स हैं, सो दे विल बी मोर रिलक्टेंट। दे माइट वांट इट बट दे विल बी मोर रिलक्टेंट, क्योंकि लॉजिकली इट मेक्स लेस सेंस के वो they just give up their job and उनके 6 dependents हैं and they just move forward with it। ओके, सो नेक्स्ट अप जो मुझे एक दिन इस वजह से लगाया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके मैंने अलाइट के लिए एक व्हील बनाया जो कि है जिसके अंदर सारे के सारे एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सेपरेटली। एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 4 होते हैं। 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं उनको, यानी उनके अंदर कुछ प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द साइकोलॉजिकल। जो लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, यानी आप उनको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, पीपल हु आर मोर लाइकली टू मूव फॉरवर्ड इनटू T2। नंबर 1 ह्यूमिलिटी, यानी डाउन टू अर्थ होते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, विजनरी, या आप इनको डिटेल में भी देख सकते हैं। हम जिसको गो ओवर इट क्विकली। सेल्फ एश्योर्ड, दे हैव कॉन्फिडेंस इन कैपेबिलिटीज़, उनको लगता है कि यार मैं कर जाऊंगा, कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, उनका इस तरह का माइंडसेट होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दे आर स्पिरिचुअल एज वेल। सो रिलीजियस स्पिरिचुअल, 2 डिफरेंट थिंग्स। दे आर स्पिरिचुअल इन अ वे कि उनको होता है कि यार रिस्क लिखा हुआ है और रिस्क तो मिलना ही मिलना है, और ज़्यादा लोग अटैच होंगे तो ज़्यादा रिस्क होगा। और इसके अलावा वो कह सकते हैं कि इस्लाम में जो है वो तिजारत को ज़्यादा पसंद फरमाया गया है। ये एक्चुअल में आपको चीज़ें कोट कर रहा हूँ फ्रॉम द इंटरव्यूज़। सो उनके अंदर स्पिरिचुअल फैक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा नज़र आया, और एक्चुअली वो स्पिरिचुअल फैक्टर्स उनको होप देता है और उनकी रेजिलियंस भी में भी उनको हेल्प करता है कि नहीं अल्लाह खैर करेगा। तो वो होपफुलनेस उनके अंदर होती है उस तरीके से। एडवेंचरस अगर देखा जाए तो उनके अंदर कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का। तो थ्रिल सीकिंग एटीट्यूड उसको हम कहते हैं कि दे हैव अ ड्राइव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो थ्रिल होता है उनके अंदर। टेनेशियस होते हैं, ज़रा ढीठ किस्म के होते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, फेल होगा तो हम करते रहेंगे, रिपेटेटिव होंगे, पेशेंट होंगे उसके अंदर। चीज़ों को पॉजिटिवली परसीव करते हैं, इवन अगर कोई सिचुएशन भी आएगी जो ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ निकाल लेंगे या अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेंगे जो उनको हेल्प करेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ वो ओनरशिप टेक अप करते हैं। दे आर कंपोज्ड। ये तकरीबन सबके अंदर ये देखा गया था कि अगर ऑब्वियसली उनको परेशानी होती है चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं है कि वो जब Tier 2 में आते हैं उनको लगता है कि दे एग्जैक्टली नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे आर गोइंग टू फेस, बट they were seeing more composed about it, they were seeing more calmer about it कि ओके हम जो ना हम देख लेते हैं उसको, या हम देख लें अंदर से जैसे मर्जी दे आर थिंकिंग, लेकिन बाहर से दे हैव अ मोर कंपोज्ड अप्रोच टू इट। they are problem solver and adaptable as well। मूविंग टू सोशल एस्पेक्ट, सोशल के अंदर दे आर एस्पायरेंट। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम जो इंटरव्यूसी दे सेड के
जो टीयर टू में पीपल हु आर मोर लाइकली टू मूव टू टीयर टू एंड बी सक्सेसफुल एट इट आर द ones who are aspirant, meaning who actively seek mentorship within the company and they discuss things from their mentors. दे आर क्लाइंट सेंट्रिक. जो लोग आगे मूव अहेड करते हैं उनके अंदर एक ये है कि वो अपने क्लाइंट को खुश रखना जानते हैं या प्रायोरिटाइज करते हैं. दे आर ओपन टू कोलैबोरेशन. अगेन आगे आता है सोशल नेटवर्कर्स. नाउ दिस कुड बी वन ऑफ द चैलेंजेस. ये आगे चैलेंजेस में भी लिखा हुआ है. जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं उनके अंदर सोशल नेटवर्किंग जो है वो कहीं उनको काम आती है और उनको ज़रूरत भी होती है. लेकिन ज़्यादातर आईटी के अंदर लोग जो है वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, तो उनके लिए एक ये सोशल नेटवर्किंग इज़ अ बिग चैलेंज. सपोर्टिव फैमिली होती है. सपोर्टिव फैमिली में भी स्पेसिफिकली जो लोगों ने ज़्यादा रिपोर्ट किया है वो होता है उनके सपोर्टिव स्पाउसेस. लोगों के सपोर्टिव स्पाउसेस हों देन दे आर मोर लाइकली टू स्टेप इनटू T2s या एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल. एंड स्पेसिफिकली सेइंग के और फैमिली मेम्बर से ज़्यादा स्पाउसेस का इसके अंदर रोल है. और फैमिली मेम्बर्स का तब ज़्यादा रोल होगा जब फैमिली मेम्बर्स जो हैं दे हैव अ बैकग्राउंड इन बिजनेस. अगर वो उनका फैमिली बैकग्राउंड लोगों का बिजनेस वाला है, इंडिविजुअल्स का, देन दे आर मोर लाइकली टू सपोर्ट देयर फैमिली मेम्बर कि अच्छा तुम यू गो हेड विद दिस. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो एक फिगर आउट की है दैट इज़ हैविंग एन इंस्पायरिंग सर्कल. जो शख्स मोहम्मद उमर के साथ बैठेगा और अब्दुर्रहमान के साथ बैठेगा और डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करेगा, दे आर एक्चुअली मोर लाइकली टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन द फ्यूचर. इसका साइकिल क्या है? इसका साइकिल ये है कि जब कोई शख्स आप लोगों के साथ उठता बैठता है तब वो एक रिफ्लेक्शन फेज में जाता है. और रिफ्लेक्शन फेज में क्या करता है, वो आपको अपने साथ कंपेयर करता है कि यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मोहम्मद उमर के अंदर शायद वो ये चीज़ नहीं कर सकता लेकिन मैं तो कर सकता हूँ. तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो ये जो इंस्पायरिंग सर्कल होता है, इंस्पायरिंग सर्कल लीड्स टू योर रिफ्लेक्शन एंड कंपैरिजंस विद अदर्स. एंड फ्रॉम देयर यू सी समथिंग. क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना, दे सी समथिंग पॉजिटिव इन देमसेल्व्स जो कि दूसरों में नहीं होती. और फिर वो कहते हैं कि यार वो कर सकते हैं तो आई कैन ऑल्सो डू इट. एंड दिस इज ऑल्सो सीन इन मोस्ट ऑफ द पीपल. आगे चलते हैं लर्निंग के अंदर. इन लोगों का लर्निंग एटीट्यूड होता है, ये ज़्यादा क्यूरियस होते हैं. और अगर स्पेसिफिकली अगर एंटरप्रेन्योरियल मॉडल की बात की जाए, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल मैटर्स या क्यूरियस के हाउ डज अ कंपनी रन या फाइनेंसेस इन एंड आउट कैसे होते हैं. क्योंकि ऑलरेडी शुरू से वो टेक्निकल साइड तो कर रहे होते हैं, दे हैव अ मोर क्यूरियोसिटी अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट. सो देर आर माइंडफुल. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये लोग ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं. जो लोग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले लोग होते हैं दे रिफ्लेक्टिव अबाउट देमसेल्व्स. और वहीं से जो हमने इनिशियली पहले पॉइंट से बात की कि वो सोचते हैं कि भाई हमारी तो ग्रोथ ही लिमिटेड है. अब ज़्यादा लोग इस स्टेज पे पहुंचते ही नहीं हैं क्योंकि वो 9 to 5 सर्कल में रहेंगे या वो अपने आप को टाइम नहीं देंगे, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन फेज में नहीं जाएंगे. तो वो दे नेवर रियलाइज के ओके, अगर इफ़ यू टॉक टू देम दे विल से हाँ वैसे बात तो ठीक है, लेकिन वो दे देमसेल्व्स नेवर रियलाइज कि अच्छा मैं टाइम के साथ साथ मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं. Moving on to progressive, so they are progressive in a way they always want to go further, learn new things. बेशक वो सॉफ्ट स्किल्स हो, बेशक वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो, दे ऑलवेज वांट टू ग्रो. तो दे हैव अ प्रोग्रेसिव नेचर एंड दे आर प्रोएक्टिव. एक चीज़ जो है जो मल्टीपल चीज़ों को समराइज करता है, जो प्रोएक्टिवनेस है कि जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं टेक्निकली, उसको क्या क्या मतलब किन किन कौन कौन सी चीज़ों को बारे में प्रिपेयर करना पड़ता है. लेट्स से सॉफ्ट स्किल्स के बारे में या मार्केटिंग के बारे में या सेल्स के बारे में. अब जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी एक जिस बंदे के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर प्रोएक्टिव अबाउट इट. दे डोंट हैव टू वेट फॉर पीपल टू टेल देम व्हाट टू डू. दे फिगर आउट देमसेल्व्स और वो खुद ब खुद ही चीज़ें कर लेते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेन कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है. प्रोफेशनल बात की जाए, प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जिनके अंदर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, दे वर्सेटाइल, मीनिंग कि वो डिफरेंट जॉब्स या डिफरेंट स्किल सेट
या डिफरेंट कैप्स पहनने के लिए रेडी रहते हैं बेसिकली। नंबर टू, ये एंटरप्राइजिंग, दैट मीन्स कि वो दे आर ओपन टू द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, वो हर चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि इसके साथ लिंक भी कर रहा है इंक्विजिटिव के साथ, specifically talking about the financial perspective. Moving on to the creative side. So creative side के अंदर specifically, अच्छा इसमें creative original ये ज़रा different context में इस्तेमाल हुए हैं. So creative इस sense में कि वो जो काम already कर रहे हैं उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं. सो नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग कि वो एक आउट ऑफ द वे एक डिफरेंट चीज़ के बारे में सोचेंगे कि यार इसको करना है. जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो उस सेंस में वो क्रिएटिव हैं. दे आर ड्रिवन इन अ वे कि वो अपने काम के अंदर सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं. दे ओरिजिनल उनका ओवर द ईयर्स काम कर करके एक अपना स्टाइल ऑफ वर्क बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ प्रेफरेंस ऑफ हाउ दे लाइक टू वर्क. उन्होंने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज किया होता है एंड मैनेज किया होता है. सो दे हैव देयर ओरिजिनलिटी वे ऑफ वर्किंग. Expressive होते हैं in terms of sharing their thoughts and opinions effectively. Now this is something जो कि एक problematic area हो सकता है again people working in the IT, क्योंकि obviously उनको social skills के अंदर या communication के अंदर problem होती हैं. एंड लास्ट में कॉम्पिटेंसी है. कॉम्पिटेंसी जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं उनका एटलीस्ट वन एरिया में इनका स्पेशलाइज्ड एरिया होता है. कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है और फिर उसी को वो आगे उसमें ग्रो आउट करते हैं. सो ये हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स. मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस. जो टीयर 2 में चले जाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे जाके. नंबर 1 ये हो सकती हैं कि लैक ऑफ प्रेपरेशन, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. वो ज़्यादा उसके बारे में तैयारी नहीं करके आए होते या ज़्यादा ट्रेनिंग्स नहीं लेते उसके बारे में. नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं, पेसिमिस्टिक हो सकते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कि भाई अगर क्लाइंट चला गया तो मैं क्या करूँगा. तो ये एक चीज़ उनको इनिशियली हिट कर सकती है. प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ वन मेजर इशू दैट दे फेस, स्पेसिफिकली क्योंकि टीयर 1 में दे आर इन आदत ऑफ बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इस वजह से होती है बिकॉज उनके सर पे कोई डंडा नहीं होता उनको करने के लिए. जो टीयर 2 में इनिशियली मूव ऑन करते हैं सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये है. नंबर 5 ये है कि अपने दे डोंट रियलाइज कि अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जिसको वो क्लाइंट को पिच इन कर सकते हैं. सो दिस कुड ऑल्सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर अ चैलेंज. और लास्ट में इंटरपर्सनल चैलेंजेस जो हमने पहले भी वीक के अंदर डिस्कस किया था. सो इंटरपर्सनल चैलेंजेस के अंदर स्पेसिफिकली कम्युनिकेट कैसे करना है और पीपल स्किल्स और क्लाइंट से के साथ बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन किस तरह की करनी है, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं. लास्ट सेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स में है कि लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है टीयर 2 में आने के बाद. तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो उनको सैलरी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, उनको एटलीस्ट उन्होंने कहा कि उनकी जो सैलरी टीयर 1 से जब टीयर 2 में गए ना उनकी डबल हो गई है, आते साथ ही उनकी डबल हो गई है. दिस इज़ वन ऑफ द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू मूव इन T2 एंड दे ऑलरेडी नो द मॉडल. लीडरशिप एंड ऑटोनॉमी, मैंने लोगों से पूछा कि वुड यू लाइक टू गो बैक टू टीयर 1, तो कहेंगे नो. तो फाइनेंशियल इज़ वन सेपरेट रीज़न. दे ऑल्सो इन्जॉय द लीडरशिप एंड ऑटोनॉमी अटैच टू इट. एंड अनकैप्ड ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन, ये भी चीज़ है कि जितना उनको दे हैव द रियलाइजेशन कि यार हम जितना कमाना चाहें हम मेहनत करके वी हैव दैट कैपेसिटी टू डू. एंड दे ऑल्सो फाइंड सेटिस्फैक्शन इन देयर वर्क. उनको प्रोफेशनली और पर्सनली डेवलपमेंट उन्होंने रियलाइज़ किया कि टीयर 2 में आने के बाद उन्होंने प्रोफेशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा लर्न किया. फॉर एग्जांपल लोगों को मैनेज वगैरह करने में, और पर्सनल बेनिफिट्स भी हुए हैं. ख़ुद अपने बारे में चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्न की हैं जो उनके अंदर थी, जो उनको नहीं पता था कि मौजूद थी. फॉर एग्जांपल लीडरशिप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं अपनी. सो यू नो पर्सनल स्किल्स. एंड लास्ट में है लाइफस्टाइल बेनिफिट्स. ये लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लेट्स से कि अगर उनकी बच्चों को छुट्टियों पे जाना है इस्लामाबाद, तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं और वहाँ से काम कर सकते हैं. सो दे नॉट bound to come into office. They have that flexibility. They can travel abroad. They can travel. They don't have any boundaries or strings attached to them in terms of their lifestyle. So they really enjoy it.
So these are all the results summarized, and future directions के अंदर we can definitely look at one of the factors here to train individuals. Maybe we can look at the psychological factors, और हम इनको as a awareness use कर सकते हैं. यानी हम अगर future में training करना चाहें any employees की, तो ये जितना data है that will come in really handy, and we can focus on one particular domain, or maybe we can focus on all of it as well to train entrepreneurs, या जो already entrepreneurs हैं, जो already tier 2 में हैं, maybe they struggle in communication जिस तरह मैंने आपको बताया, so we can focus on that too. So that is it, and please let me know if you have any further questions, and I'm gonna share this with you now. Thank you. Allah Hafiz.